नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस रेप कांड के बहाने राहुल ने योगी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि हाथरस में एक लड़की का रेप होता है, सभी लोग लड़की के परिवार पर ही हमलावर हो जाते हैं, पीड़ित परिवार को ही कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो सीधे सीधे यहां राहुल गांधी राज्य सरकार पर आरोप मढ़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी मरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल ने योगी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला और राहुल ने यह कहा कि हाथरस में एक लड़की का रेप होता है, सभी लोग लड़की के परिवार पर ही हमलावर हो जाते हैं, पीड़ित परिवार को ही एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो राहुल गांधी यहां बाकायदा मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सरकार की कई जिम्मेदारियां बनती हैं, कानून व्यवस्था लचर हो गई है और जो जिम्मेदारियां, जो सुरक्षा की बात सरकार कहकर आई थी, वो सुरक्षा देनी बहुत जरूरी है लड़कियों को, महिलाओं को। और इसीलिए उन्होंने कहा कि योगी सरकार जो है वो बहुत मोर्चे पर विफल रही है। हाथरस में एक लड़की का रेप होता है और सभी लोग लड़की के परिवार पर ही हमलावर हो जाते हैं, पीड़ित परिवार को ही कमरे में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कई आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाए जा रहे थे कि उनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया था, उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था। और इसी को लेकर राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। तो हाथरस केस के नाम पर यूपी में हिंसा फैलाने की साजिश में खुफिया एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाथरस के नाम पर पूरे देश में हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश थी। सिमी और पीएफआई से जुड़े लोग दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर समेत देश के कई ऐसे शहर थे जहां पर दंगा कराना चाहते थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हिंसा फैलाने के लिए वेबसाइट बनाकर आतंकी संगठनों से संपर्क किया जा रहा था, ताकि फंडिंग के जरिए बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई जा सके, ताकि जो मंशा उन्होंने बनाई है उसके लिए फंडिंग होने के बाद उसे और कामयाब बनाया जा सके। रातों रात वेबसाइट बनती हैं, कई वेबसाइट ऐसे जिनसे दरअसल ऐसा माहौल बनाने की कोशिश थी। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ खान हमारे साथ हाथरस से इस वक्त मौजूद है, ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और एहतशाम खान दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ऋषभ मणि त्रिपाठी का रुख कर लेती हूँ, लखनऊ में इस वक्त वो मौजूद है। और ऋषभ, सरकार देखिए पूरी तरीके से तैयार है, चाहे एसआईटी का गठन हो, चाहे अब वो कार्रवाइयां जो हो रही हैं। देखिए 19 एफआईआर दर्ज हुई है हाथरस समेत अलग अलग जगहों पर, 5 लोग टोटल गिरफ्तार हुए हैं और 4 लोग तो मथुरा से जो गिरफ्तार हुए, जरा बताइए उनसे पूछताछ में अभी तक क्या चीजें सामने आई? देखिए, अभी उन 4 युवकों से जो पूछताछ चली जो पीएफआई और सीएफआई से जुड़े हुए थे, एक बात साफ हो रही है कि उनके मंसूबे जो थे वो ठीक नहीं थे। वो एक प्लान के तहत जा रहे थे हाथरस और उनकी जो तैयारी थी वो यही थी कि हाथरस से जुड़े हुए जो भी भड़काऊ लिटरेचर है वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पीड़िता के परिवार तक पहुँचाना है और कुछ ऐसे लोगों को भी देना है ताकि वहाँ पर जातीय तनाव बना रहे। तो इन 4 युवकों से अभी भी पूछताछ चल रही। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो कोशिश कर रही कि क्या इन लोगों में कोई कनेक्शन था। ये जो 4 युवक पीएफआई सीएफआई के पकड़े गए हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, जिसमें बागपत है, बिजनौर है, बुलंदशहर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, जहां पर इस तरह की गड़बड़ी हुई है, क्या इन सब में कोई कनेक्ट है? क्या एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान तैयारी की गई थी कि किस तरह से हाथरस की जो पीड़िता है उसको इंसाफ दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका जाए? इसमें लग गई हैं सारी जांच एजेंसियां। इसी के साथ ही साथ ईडी को भी जांच चली गई है ये जानकारी करने के लिए कि वेबसाइट जो एक आपत्तिजनक वेबसाइट बनी हुई थी, जो कोशिश कर रही थी कुछ भ्रामक भड़काऊ खबरें, तथ्य जो फैला रही थी, जिसके बाद जातीय तनाव लगातार बना हुआ था, उस पर ईडी जांच कर रही थी। जल्दी से पहले आरिफ का भी रुख कर लेती हूँ। हाथरस में देखिए वो मौजूद हैं। आरिफ, आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर पुलिस का जमावड़ा तो दिख रहा है, क्या लोग भी हैं? आज भी वहाँ पर कुछ स्थिति वैसी है जो 2 दिन पहले देखी हमने?
देखिए जो पिछले दिनों हालात आप लोगों ने देखे होंगे, दर्शकों ने देखे थे, वैसे हालात आज नहीं है। लेकिन अभी कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन गया है जिसमें वृंदा करात मौजूद है, एबी वर्धन मौजूद है, सीताराम येचुरी मौजूद है। अब आपकी सबसे बड़ी खबर यही है कि 3 जो बड़े नेता हैं सीपीआई के, वो परिवार के साथ मिलने गए हैं और उनसे बातचीत करेंगे और थोड़ी देर में क्या वो बातचीत करके बताएंगे। यहीं जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर वो आके बाइट देंगे और बताएंगे कि परिवार से उनकी क्या बात हुई। तो आज बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है, सिर्फ 1-2 लोग आ रहे हैं। पहला डेलीगेशन जो गया है सीपीआई का गया है। देखिए शाम तक कोई और बहुत बड़ा इनपुट नहीं है कि बहुत बड़ी पार्टी का कोई नेता या भीड़ इकट्ठी होने जा रही है। तो शाम तक थोड़ा सी शांति है, पुलिस के लिए भी राहत है, प्रशासन के लिए राहत है। लेकिन सीताराम येचुरी, एबी वर्धन और वृंदा करात अभी गाँव पहुँचे हैं, ये अभी सबसे बड़ी खबर है। जी बिल्कुल आरिफ, रहिएगा आप हमारे साथ, तमाम सहयोगी बने हुए हैं। हाथरस केस में देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाथरस के बहाने यूपी में हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये चारों जो आरोपी हैं 2 के पीएफआई और उसके करीबी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध बताए जा रहे हैं। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी मथुरा से उस वक्त हुई जब ये दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और लैपटॉप के अलावा भड़काऊ साहित्य भी बरामद किया। और यह भी बताया जा रहा है कि चारों जो आरोपी हैं उनके आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने के भी सुराग मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अतीक और रहमान यूपी के मुजफ्फरनगर, आलम रामपुर का, जबकि मसूद जो है वो बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है। और चौथा आरोपी सिद्दीकी केरल के मलपुरम का रहने वाला है। यानी ऋषभ, ये लोग दिल्ली से हाथरस जा रहे थे और वहीं मथुरा में इनको पकड़ा गया। ऋषभ जी देखिए, अभी इन चारों आरोपियों से पूछताछ चल रही है और अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसके बाद इनके जो मोबाइल फ़ोन है, इनके लैपटॉप है, उनका डेटा को रिकवर किया जा रहा है, उसको रिट्रीव किया जा रहा है। और ऐसा अभी तक जो जांच एजेंसी उनके सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन चारों आरोपियों ने अपने मोबाइल और लैपटॉप से कुछ डेटा डिलीट किया है, वही डिलीट डेटा रिकवर किया जा रहा है। उसके बाद तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार इनकी मंशा क्या थी या इन्होंने जो भी डेटा डिलीट किया है उसमें ऐसा क्या था कि जैसे ये जांच एजेंसियां इनको रोकती हैं, पुलिस इनको रोकती है, तो इनको ये डेटा डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ डेटा ऐसा भी था जो पहले भी डिलीट किया गया था। जो इनके पास से और भड़काऊ साहित्य बरामद हुआ है वो कहाँ से तैयार किया गया है, ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर इनकी हाथरस में किन लोगों से मुलाकात होनी थी, कहाँ कहाँ इनको जाना था, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब तक पूछताछ शुरू हो चुकी है, इस पर की जा रही है। सिर्फ पुलिस ही नहीं है, अन्य तमाम और जांच एजेंसियां हैं वो भी अब इसमें शामिल हो गई हैं। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये पैन इंडिया साजिश रची जा रही थी, किस किस प्रदेश में लोग बैठे हुए हैं जिनके इशारों पर ये लोग काम कर रहे थे। तो इस तरह की पूछताछ अभी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है शाम तक कुछ अहम खुलासे भी हो सकते हैं। अभी यानी शाम तक कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं क्योंकि 4 ये प्रमुख गिरफ्तारियां हैं और इनसे ही दरअसल अब आगे की कनेक्शन आरिफ जोड़ने की कोशिश होगी कि कितने लोग और संपर्क में थे, कितनी साइट्स बनाई गई थी और ये लोग किस तरीके से सक्रिय थे और किस तरीके की मंशा और साजिश थी इनकी। देखिए जिस तरह से मथुरा में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पर तमाम सवाल है। देखिए हाथरस उनका आना था, किसके संपर्क में वो लोग थे, हाथरस में कहाँ उनको रुकना था, उनकी फंडिंग की जानकारी हाथरस से कहाँ से हुई और कौन ऐसे लोग हैं जो पूरे जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि हाथरस से लिंक बड़े हैं और कोई ना कोई हाथरस में ऐसे लोग हैं जो 4 लोगों के संपर्क में रहे होंगे। देखिए जो खुफिया एजेंसियां हैं, तमाम जो प्रदेश एजेंसियां हैं वो लगातार इसकी जाँच कर रही हैं। उनके जो मोबाइल लोकेशन है, मोबाइल की डिटेल है, वो एक एक चीज़ को खंगाल रही है, उनका सब कुछ डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है और शायद डाटा रिकवर कर भी लिया होगा। तो हाथरस में कौन है ये बड़ा सवाल है। हाथरस का वो आदमी कौन है जो इन 4 लोगों के संपर्क में था, हाथरस का वो कौन सी जगह है जहां पर इनको आना था, क्या उनको पीड़िता के परिवार से मिलना था, क्या कोई ऐसा आदमी है जो इस पूरे नेटवर्क को हाथरस से चला रहा है। ऐसे तमाम सवाल है अर्पिता जो पुलिस के सामने है, जांच एजेंसियों के सामने, जिसका सवाल का जवाब अब देखिए कब तक मिल पाएगा ये जांच एजेंसियां ही बता पाएंगी। जी जल्दी से एहतशाम का भी रुख कर लेते हैं। दरअसल हाथरस केस में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। एहतशाम, क्या अपडेट?
देखिए, इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना पूरा स्टैंड क्लियर किया है कि अब तक जो कुछ भी हाथरस में हुआ और उस पर जो भी कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से की गई है उसमें उसके पीछे मकसद क्या था और क्या क्या काम राज्य सरकार ने किया है। तो उसमें ये बात कही गई है कि राज्य सरकार को खुफिया एजेंसियों से ये जानकारी मिली थी कि कुछ लोग 29 सितंबर से ही इस पूरे मामले को एक धार्मिक या जातीय हिंसा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए योजना बनाई जा रही है। 30 तारीख को इन लोगों को वहां हाथरस में जमा होना था, जिससे खुफिया एजेंसियों का ये दावा है कि कुछ दंगे भड़काने की कोशिश की जाती। इसीलिए राज्य सरकार को आनन फानन में रात में ही दाह संस्कार पीड़िता का करना पड़ा और उसके लिए पूरी रीति रिवाज अपनाई गई और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसकी भी सहमति थी। ये दावा है यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहती है और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकता है। अब से थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होगी और फिर हमें देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश देता है, क्योंकि जो भी बातें मांग की गई थी याचिका में वो सारी बातों पर राज्य सरकार फिलहाल राजी नजर आती है। ठीक है, तो शाम रही आप हमारे साथ। हाथरस कांड की आड़ में हिंसा फैलाने की साजिश से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर। हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश की जांच में एजेंसियों के रडार पर कुछ और वेबसाइट है, जहां एजेंसियों को कुछ और वेबसाइट का पता चला जो हिंसा फैलाने की साजिश के लिए बनाई गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि कुछ और वेबसाइट के बारे में जानकारी हाथ लगी है जिनसे हिंसा करने के लिए भड़काने की साजिश के तार मिले। इससे पहले भी एक वेबसाइट का पर्दाफाश हुआ जिसे यूपी में जातीय दंगे कराकर दुनिया भर में मोदी और योगी सरकार की छवि खराब करने के लिए बनाया गया। वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया। अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में नफरत फैलाने की कोशिश की। हाथरस की घटना से जुड़ी तमाम भ्रामक, भड़काऊ और आपत्तिजनक चीजें वेबसाइट से मिली हैं। हाथरस केस की सबसे बड़ी खबर। हाथरस केस में सबसे चौंकाने वाला पर्दाफाश। सरकार के खिलाफ गहरी साजिश का अंदेशा। हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश। हाथरस कांड पर न्यूज़ 18 की गहरी पड़ताल। कानून व्यवस्था को तहस नहस करने का षड्यंत्र। हाथरस कांड को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासत अपनी चरम पर है। हर सियासी दल इस कांड के जरिए अपनी जमीन तलाशता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी, जिसकी वजह से हाथरस कांड की आड़ में गहरी साजिश का अंदेशा होने लगा है। इस वेबसाइट के जरिए जो कुछ भी सामने आया उसने एक ही झटके में कई पर्दाफाश कर दिए। हाथरस कांड में बड़ा पर्दाफाश। यूपी में दंगे कराने की साजिश का भंडाफोड़। सरकार के खिलाफ साजिश का हिस्सा है दंगे की वेबसाइट। इस्लामिक देशों से फंडिंग का अंदेशा। जांच एजेंसियों के हाथ लगे चौंकाने वाले सुराग। शुरुआती जांच में जांच एजेंसियों के हाथ जो कुछ भी आया है उससे ये साफ लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। वेबसाइट की पड़ताल लगातार जारी है और अब तक जांच एजेंसियों के हाथ में कुछ सनसनीखेज दस्तावेज और एडिटेड वीडियोस लगे हैं, जिससे ये साफ मालूम पड़ता है कि इनकी मंशा लोगों को भड़काना है। फिलहाल जांच जारी है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश है और इसके तार दूर तक जा सकते हैं। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से तैयार हुई इस वेबसाइट के बारे में जांच एजेंसियों का मानना है कि ये रातों रात तैयार की गई है, जिसका मकसद बेहद खतरनाक भी हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वेबसाइट के जरिए यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ गहरी साजिश रची गई हो। सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वेबसाइट आई है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी वेबसाइटें बदनाम करने की कोशिशों में आमतौर पर फ्लोट की जाती हैं और वो निश्चित रूप से बदनाम करने की कोशिश होती है। दरअसल इस वेबसाइट पर शक होने की कई वजह हैं। मसलन वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया।
विरोध प्रदर्शन को कैसे उपद्रव में तब्दील किया जाता है, दंगों की सूरत में मौके से सुरक्षित निकलने का तरीका, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर वेबसाइट में खासा तौर पर तवज्जो दी गई है और इसी से वेबसाइट के मकसद पर शक पैदा होता है। न्यूज 18 इंडिया को जो वेबसाइट के बारे में पता चला है कि जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग भी मिले हैं जिसमें पता चलता है कि वेबसाइट का मकसद सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाना भी था। अभी तक की जांच में जो बात सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। जांच एजेंसियों को अंदाजा हुआ है कि 2 महीने पहले अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर ही हाथरस की घटना को लेकर देश भर में दंगे कराने की गहरी साजिश थी, जो कि दंगे भड़काने की सूरत में सीधे तौर पर सरकार और उसका बंदोबस्त ही निशाने पर रहता है। वेबसाइट में यहाँ तक बताया गया कि मास्क को पुलिस से बचने के लिए कारगर हथियार बनाया जा सकता है और इसकी आड़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे निशाना बनाया जा सकता है। अब तक की जांच में जांच एजेंसियों के हाथ जो भी सुराग लगे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वेबसाइट के जरिए लोगों में फूट और अफवाह फैलाने की साजिश रची जा रही थी और इसके लिए बाकायदे फंडिंग भी की गई थी। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पता लगाएं कि ये फंडिंग कहां से हुई, कब हुई, कैसे हुई। लेकिन अब तक की जांच से ये साफ हो गया है कि वेबसाइट के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी और मुस्लिम संगठनों का हाथ है। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है। डीएम के धमकाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पीड़ित परिवार ने डीएम पर आरोप बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। परिवार का तो ये भी आरोप है कि फोन भी इसलिए जब्त किए गए ताकि इस तरह के वीडियो कोई दोबारा ना बना सके। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये भी सामने आया कि डीएम के इस बयान को वेबसाइट में खास तौर पर अहमियत दी गई है। इतना ही नहीं, अनुमान ये भी लगाया गया कि दिल्ली में हुए दंगों में शामिल उपद्रवियों का इस वेबसाइट को तैयार करने में हाथ हो सकता है। लेकिन ये किसके इशारे पर हुआ, इसके सबूत और सुराग तलाशने के लिए कोशिश में जांच एजेंसियां लगी हैं। अभी तक इस वेबसाइट से जुड़ी जो भी जानकारी सामने आई है वो वाकई सनसनीखेज है, क्योंकि इस वेबसाइट में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने, फोटोशॉप की नई तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाने के अलावा अफवाहों के लिए कुछ एडिटेड विजुअल का भी सहारा लेने की तैयारी थी। फिलहाल तो जांच एजेंसियां इस वेबसाइट का पूरा सच निकालने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि हाथरस जैसी घटना की आड़ में ऐसी साजिशों का ताना बाना बड़ी ही आसानी से बुन लिया जाता है, जिससे बात बनने के बजाय और बिगड़ जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस मामले में बनी वेबसाइट की जांच ईडी करेगा। आरोप है कि वेबसाइट यूपी में दंगा कराने के लिए बनाई गई थी, जिसमें पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर पैसों की उगाही की गई। वेबसाइट के जरिए जमा करवाया गया पैसा किन बैंक खातों में गया, इसकी ईडी जांच करेगा। प्लेटफॉर्म कार्ड.com पर यह वेबसाइट बनाई गई थी और दावा किया गया कि साजिश के तार पीएफआई से जुड़े हैं और वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेंट भी मिला है, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि यूपी में हाथरस मामले के बहाने माहौल को खराब करने की साजिश की गई। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, देखिए अर्पिता, ईडी ने तो ईडी उस एफआईआर की जांच कर रही है जो हाथरस पुलिस ने दर्ज किया था। ये एफआईआर अंडर सेक्शन 153A के तहत दर्ज की गई है और इसमें जो शेड्यूल ऑफेंसेस होते हैं वो ईडी भी उसकी जांच कर सकती है। ईडी को भी अधिकार है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन की जांच ईडी कर सकती है। दरअसल जो प्लेटफॉर्म कार्ड.com है वहां से मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और कौन कौन बेनिफिशियरी थे उस ट्रांजैक्शन के, इसकी जांच ईडी कर रही है और उसके बाद इन लोगों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो अब ईडी जो है जो जानकारी मिल रही है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जल्दी ही इस मामले में केस दर्ज करेगी और उसके बाद जो है तहकीकात ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। अर्पिता, बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखिए। वहीं हाथरस केस में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया। यूपी सरकार के हलफनामे में कहा गया कि कुछ लोग
सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाथरस कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हलफनामे में यूपी सरकार ने खुफिया विभाग की रिपोर्ट का हवाला दिया कि 29 सितंबर से कुछ लोग हालात खराब करने के लिए जुट गए थे, जिसकी शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से हुई थी और आरोप ये कि दंगों को जातीय और धार्मिक रंग देने की कोशिश थी। यूपी सरकार ने हलफनामे में बताया कि पीड़ित परिवार की सहमति के बाद लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। यूपी सरकार ने आशंका जताई कि अंतिम संस्कार में जुटकर लोग दंगा कर सकते थे और एहतशाम ये सारी बातें भी इस हलफनामे में कही गई। जी, हलफनामे में पूरी तफसील दी गई है, जिसमें एक खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट है उसका हवाला दिया गया है और उसमें सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खुफिया विभाग ने सरकार को ये जानकारी दी थी कि 29 तारीख से ही कुछ लोग सक्रिय हो गए थे कि राज्य में कानून व्यवस्था को ख़राब किया जाए और 30 तारीख को हाथरस में जमा होकर ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश करते, ऐसा राज्य सरकार का दावा है। और उन्होंने इसके लिए खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसका जिक्र अपने हलफनामे में किया है। इसमें ख़ास बात यह है कि जो भी याचिका में मांग की गई है उस पर लगभग सारी बातों पर राज्य सरकार सहमत है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी सरकार चाहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है। तो ये बातें अपने तरफ से राज्य सरकार ने हलफनामे के जरिए। ठीक है, एहतशाम आप रहिए हमारे साथ। देखिए, हाथरस में जारी विवाद के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक विरोधियों पर विवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और यूपी में जात पात के भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कार्यकर्ताओं से वर्चुअल बातचीत में सीएम योगी ने विरोधी राजनीतिक दलों पर दंगा कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। हाथरस मामले पर सीएम योगी का हमला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जारी विवाद पर सीएम योगी ने आज खुलकर विरोधी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं से हुई वर्चुअल मीट के दौरान उन्होंने हाथरस में एक हफ्ते से दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। हाथरस में विदेशी फंडिंग से दंगे की साजिश। सीएम योगी ने हाथरस में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए दंगे के पीछे विदेशी फंडिंग होने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से। सीएम योगी की साजिश रचने वालों को चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगा भड़काने की साजिश रचने वालों से सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है, लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हाथरस में जाति के नाम पर हिंसा की साजिश का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की योजनाओं का जिक्र करते हुए विरोधियों पर फिर तंज कसे। हाथरस के माहौल को विरोधियों की बौखलाहट करार दिया। 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। यूपी में माहौल खराब करने वालों को चेतावनी। सीएम योगी ने विकास की बात करते हुए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों को सुधर जाने की नसीहत दे दी। विकास हर द्वार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट और भ्रष्टाचार फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। हाथरस में पिछले कई दिनों से जारी हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिस पर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटी हैं। ऐसे में दंगे की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद प्रदेश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए।
एहतशाम, देखिए अब से थोड़ी देर में सुनवाई भी शुरू होनी है, उस पर भी आप अपडेट दीजिएगा। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे सबूत भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी जो इस बात की गवाही देती है कि एक बड़ी साजिश दरअसल रची जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में भी जो हलफनामा राज्य सरकार ने दिया है उसमें यही बात कही जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी और उसकी जानकारी खुफिया विभाग ने राज्य सरकार को दी थी। साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए भी काफ़ी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी और उसके सबूत के तौर पर जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं, कुछ वेबसाइट के स्क्रीनशॉट दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से ये पूरी साजिश रची जा रही थी ताकि राज्य में जो कानून व्यवस्था है उसको ख़राब किया जाए और साथ ही साथ सरकार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जाए। तो इन सारी बातों के साथ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का ये कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इसकी निगरानी कर सकता है। एहतशाम रहिए आप हमारे साथ। देखिए, हाथरस रेप कांड के बहाने राहुल ने योगी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। राहुल ने कहा कि हाथरस में एक लड़की का रेप होता है, सभी लोग लड़की के परिवार पर ही हमलावर हो जाते हैं, पीड़ित परिवार को ही कमरे में बंद कर दिया जाता है। पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। वहाँ गया था और मैंने परिवार से कहा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। और इसी बीच हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हाथरस कांड पर मचे घमासान के बीच आरोपियों के बचाव में पंचायत करने के आरोप में 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना इजाजत के हुई पंचायत को लेकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर पहलवान के घर पर यह पंचायत हुई थी जिसमें हाथरस कांड के आरोपियों को निर्दोष बताने की कोशिश की गई थी। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे और 200 लोगों पर बताया जा रहा है एफआईआर दर्ज हुई है। हाथरस कांड की आड़ में हिंसा फैलाने की साजिश से जुड़ी इस वक्त की और एक बड़ी खबर। हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश की जांच में एजेंसियों के रडार पर कुछ और वेबसाइट है। जांच एजेंसियों को कुछ और वेबसाइट का पता चला जो हिंसा फैलाने की साजिश के लिए बनाई गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि कुछ और वेबसाइट के बारे में जानकारी हाथ लगी है जिनसे हिंसा करने के लिए भड़काने की साजिश के तार मिले हैं। इससे पहले भी एक वेबसाइट का पर्दाफाश हुआ जिसे यूपी में जातीय दंगा कराकर दुनिया भर में मोदी और योगी सरकार की छवि को खराब करने के प्रयास किए गए। वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया। अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश का यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। हाथरस की घटना से जुड़ी तमाम भ्रामक, भड़काऊ और आपत्तिजनक चीजें वेबसाइट से मिली हैं। हाथरस केस की सबसे बड़ी खबर। हाथरस केस में सबसे चौंकाने वाला पर्दाफाश। सरकार के खिलाफ गहरी साजिश का अंदेशा। हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश। हाथरस कांड पर न्यूज 18 की गहरी पड़ताल। कानून व्यवस्था को तहस नहस करने का षड्यंत्र। हाथरस कांड को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासत अपनी चरम पर है। हर सियासी दल इस कांड के जरिए अपनी जमीन तलाशता दिखाई दे रहा है।
लेकिन इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी, जिसकी वजह से हाथरस कांड की आड़ में गहरी साजिश का अंदेशा होने लगा है। इस वेबसाइट के जरिए जो कुछ भी सामने आया, उसने एक ही झटके में कई पर्दाफाश कर दिए। हाथरस कांड में बड़ा पर्दाफाश, यूपी में दंगे कराने की साजिश का भंडाफोड़। सरकार के खिलाफ साजिश का हिस्सा है दंगे की वेबसाइट। इस्लामिक देशों से फंडिंग का अंदेशा, जांच एजेंसियों के हाथ लगे चौंकाने वाले सुराग। शुरुआती जांच में जांच एजेंसियों के हाथ जो कुछ भी आया है, उससे ये साफ लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। वेबसाइट की पड़ताल लगातार जारी है और अब तक जांच एजेंसियों के हाथ में कुछ सनसनीखेज दस्तावेज और एडिटेड वीडियोस लगे हैं, जिससे ये साफ मालूम पड़ता है कि इनकी मंशा लोगों को भड़काना है। फिलहाल जांच जारी है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश है और इसके तार दूर तक जा सकते हैं। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से तैयार हुई इस वेबसाइट के बारे में जांच एजेंसियों का मानना है कि ये रातों रात तैयार की गई है, जिसका मकसद बेहद खतरनाक भी हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वेबसाइट के जरिए यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ गहरी साजिश रची गई हो। सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वेबसाइट आई है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी वेबसाइटें बदनाम करने की कोशिशों में आमतौर पर फ्लोट की जाती हैं और वो निश्चित रूप से बदनाम करने की कोशिश होती है। दरअसल इस वेबसाइट पर शक होने की कई वजह हैं। मसलन वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया। विरोध प्रदर्शन को कैसे उपद्रव में तब्दील किया जाता है। दंगों की सूरत में मौके से सुरक्षित निकलने का तरीका, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर वेबसाइट में खासा तौर पर तवज्जो दी गई है और इसी से वेबसाइट के मकसद पर शक पैदा होता है। न्यूज 18 इंडिया को जो वेबसाइट के बारे में पता चला है कि जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग भी मिले हैं जिसमें पता चलता है कि वेबसाइट का मकसद सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाना भी था। अभी तक की जांच में जो बात सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। जांच एजेंसियों को अंदाजा हुआ है कि 2 महीने पहले अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर ही हाथरस की घटना को लेकर देश भर में दंगे कराने की गहरी साजिश थी, क्योंकि दंगे भड़काने की सूरत में सीधे तौर पर सरकार और उसका बंदोबस्त ही निशाने पर रहता है। वेबसाइट में यहाँ तक बताया गया कि मास्क को पुलिस से बचने के लिए कारगर हथियार बनाया जा सकता है और इसकी आड़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे निशाना बनाया जा सकता है। अब तक की जांच में जांच एजेंसियों के हाथ जो भी सुराग लगे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वेबसाइट के जरिए लोगों में फूट और अफवाह फैलाने की साजिश रची जा रही थी और इसके लिए बाकायदे फंडिंग भी की गई थी। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पता लगाएं कि ये फंडिंग कहां से हुई, कब हुई, कैसे हुई। लेकिन अब तक की जाँच से ये साफ हो गया है कि वेबसाइट के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी और मुस्लिम संगठनों का हाथ है। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। डीएम के धमकाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पीड़ित परिवार ने डीएम पर आरोप बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। परिवार का तो ये भी आरोप है कि फोन भी इसलिए जब्त किए गए ताकि इस तरह के वीडियो कोई दोबारा ना बना सके। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये भी सामने आया कि डीएम के इस बयान को वेबसाइट में खास तौर पर अहमियत दी गई है। इतना ही नहीं, अनुमान ये भी लगाया गया कि दिल्ली में हुए दंगों में शामिल उपद्रवियों का इस वेबसाइट को तैयार करने में हाथ हो सकता है। लेकिन ये किसके इशारे पर हुआ, इसके सबूत और सुराग तलाशने के लिए कोशिश में जांच एजेंसियां लगी हैं। अभी तक इस वेबसाइट से जुड़ी जो भी जानकारी सामने आई है वो वाकई सनसनीखेज है, क्योंकि इस वेबसाइट में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने, फोटोशॉप की नई तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाने के अलावा अफवाहों के लिए कुछ एडिटेड विजुअल का भी सहारा लेने की तैयारी थी। फिलहाल तो जांच एजेंसियां इस वेबसाइट का पूरा सच निकालने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन एक बात तो साफ है
कि हाथरस जैसी घटना की आड़ में ऐसी साजिशों का ताना बाना बड़ी ही आसानी से बुन लिया जाता है, जिससे बात बनने के बजाय और बिगड़ जाए। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18.com पर। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है। 18 India